Good evening, everyone. And today again we are here. जो हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है, पार्ट का दूसरा वीडियो है, और लास्ट डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू दैट हम कुछ और चीजें जो हम पिछले बार डिस्कस नहीं कर पाए थे उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारा फोकस जो रहेगा वो यही इसी बात पे रहेगा कि हम एग्जाम को क्रैक करने के बारे में किस तरह की स्ट्रेटजी रखते हैं, किस तरह की अप्रोच रखते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स को लेके, जनरल अवेयरनेस हो, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को लेके। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, बुक्स कौन सी वेबसाइट फॉलो करनी चाहिए, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, अपनी पर्सनल लाइफ और एकेडमिक लाइफ को कैसे मैनेज करना है, और भी बहुत कुछ। भवांशु, इसके अलावा और क्या है जो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे? गुंजन, आज हम इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो अप्रोच होती है, जो माइंडसेट होती है, जो शुरू से आप जब डिसीजन लेते हो कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, तो वो आप डिसीजन क्या सोच के लेते हो, आपकी क्या सिचुएशंस हैं। हाँ वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम पूरी जर्नी देखेंगे कि कैसे हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़ और फाइनल सिलेक्शन तक जाते हैं। हाँ और बेसिकली पूरी जर्नी में, जैसा कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, परसिवियरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत ये बड़ी चीज, प्रोसेसेस लोग टूट थोड़े जाते हैं। लंबे होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स होते हैं, तो बहुत टाइम पे आपको लो फील होता है। तो अगर आपके पास एक साउंड स्ट्रैटेजी नहीं है और एक फिक्स टारगेट नहीं है, या डेली गोल्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो बेसिकली हम इस जर्नी को दोबारा से रिलीव करेंगे, मेरी और आपकी जर्नी को, हम्म। एंड होपफुली बहुत सारे लोगों को इस जर्नी से काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस का पता चलेगा, एंड वो अपनी जर्नी के रिगार्डिंग डिसीजन ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत जल्दी से हम रिकैप कर देते हैं। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा है उनको पता होगा दैट आई एम करेंटली सर्विंग इन यूको बैंक एंड यू आर सर्विंग इन पंजाब नेशनल बैंक। और भवांशु पंजाब नेशनल बैंक को ज्वाइन करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रह चुके थे। इसके अलावा इन्होंने एसबीआई और आईबीपीएस तो मल्टीपल टाइम क्रैक किया है, एसबीआई भी क्रैक किया है। मैं आपको बता दूं कि हम दोनों ने आरबीआई की काफी डीप स्टडी करी है एंड हम उस पार्ट को भी कवर करेंगे। तो विवांशु, शुरू करते हैं। बहुत जल्दी से बताइए कि जब आपने पहली बार आईबीपीएस की तैयारी शुरू करी थी तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने में कितने महीनों का या सालों का टाइम लगा था? जब मैंने फर्स्ट टाइम बैंकिंग एग्जाम्स, पर्टिकुलरली अगर जनरलिस्टिक बात करें, बैंकिंग एग्जाम शुरू किया था, तो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जो मेरी कैंपस प्लेसमेंट की जॉब, वो अचानक से वो ऑफर विड्रॉ हो गया था, एंड मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो एसबीआई पीओ का पहला एग्ज़ाम जो था वो करीब 1 महीने के अंदर, क्यूरियोसिटी एंड जस्ट आउट ऑफ डेस्परेशन मैंने वो अटेम्प्ट दिया। एंड मैंने उस टाइम सिर्फ मॉक्स दिए, 1 हफ्ते सिर्फ मॉक्स दिए, और वो क्रैक कर लिया, प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। एंड जब मैंने बाय 6 मार्क्स रह गया, तो तब मुझे पहली बार फील आई कि मैं ये बैंकिंग एग्जाम्स में शायद अच्छा हूँ और मुझे ये जर्नी परस्यू करनी चाहिए। तो इसको लेते हुए मैंने अपना 3 मंथ का टारगेट बनाया था नेक्स्ट आईबीपीएस से पहले, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई क्रैक्ड आईबीपीएस within 3 months to So be in total you uh, took 4 months to crack an IBPS. yes, true. Okay. So how many hours per day you were devoting? Because 4 महीने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता. Usually people make a study of 1 year. So how much do you study per day or say on the weekdays and weekends bifurcately? कि किस तरह से किया था आपने? ठीक है, तो मेरी जर्नी उस टाइम ऐसी थी कि शुरुआत में मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मुझे स्ट्रैटेजी समझनी पड़ती थी, मुझे वीडियोस देखनी पड़ती थी। तो शुरू में मैं काफ़ी लंबे टाइम देता था सिर्फ समझने के लिए एग्ज़ाम को, कि एग्ज़ाम है क्या, क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स में कैसा रहा है, टॉपर्स ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी वो क्या है। उन सबको देखते मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए दिन में कम से कम 5-6 घंटे लग जाते थे, अपनी स्ट्रैटेजी चार्ट आउट करने के लिए, सोर्सेज डिसाइड करने के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। तो करीब करीब 2 से 3 हफ्ते मेरे इस चीज़ में गए। बट वंस मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई, उसके बाद सिंस आई वाज ऑल्सो ट्राइंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं
आईटी कंपनीज में भी ट्राई कर रहा था, तो मेरा मेजर फोकस वहाँ रहता था, बट जितना भी टाइम मैं घर पे रहता था या मैं फ्री रहता था, मैं आईबीपीएस की तैयारी करता था, जो कि दिन में 3 घंटे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिन गया तो 5 घंटे की तैयारी मेरी दिन में रहती थी। ओके बट मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टाइम का उतना मैटर नहीं है इस प्रिपरेशन में, जितना आपका कंटेंट कवर जितना आप कर लेते हो उसका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो फर्स्ट आईबीपीएस क्लियर हुआ, बट एज पर माय नॉलेज गोज द फर्स्ट बैंक यू जॉइंड वाज एसबीआई, सो डेफिनेटली यू डिड नॉट joined a bank from IBPS. Why? What went wrong? Why it happened? I did not join IBPS बैंक बिकॉज मेरा जब पहला एग्जाम क्लियर हुआ था उस सेम टाइम पे मेरी विप्रो में प्लेसमेंट हुई थी। एंड सिंस मैं आईटी बैकग्राउंड से था और बैंकिंग प्रिपरेशन मैंने बहुत ही डेस्परेशन में स्टार्ट करी थी, तो मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से थी कि मुझे आईटी कंपनी ज्वाइन करनी है, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग डिग्री की वैल्यू वहाँ होती और वहाँ यूज़ होता। Okay. तो मैं डायरेक्ट बैंकिंग में आने का मेरा कोई गोल नहीं था, इसलिए पहली बार जब मेरा विप्रो में सिलेक्शन हुआ और आईबीपीएस दोनों में सिलेक्शन हुआ, तो मेरी प्रायोरिटी, मुझे बैंकिंग के बारे में इतना पता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी सैलरी ज़्यादा होगी आईटी कंपनी से Okay. उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं अपने बेसिक गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट के साथ गया और मैंने वो ज्वाइन किया। इसलिए इस तरह से मैंने अपना पहला आईबीपीएस अटेम्प्ट ज्वाइन नहीं किया। Okay. Okay. फिर वहां जाकर क्या हुआ? विप्रो में स्टार्ट किया, काम में मजा नहीं आया, क्या हुआ जो वापस बैक टू विप्रो बैंकिंग? में मेरी पोस्टिंग हुई बैंगलोर में, ओके। और बैंगलोर में अच्छा एक्सपीरियंस था शुरू में। और जब मैंने आईटी स्टार्ट किया तो ट्रेनिंग में एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। लेकिन जब मेरे को प्रोजेक्ट्स असाइन होने शुरू हुए, तो विप्रो में प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत कम लोगों को मिलते थे, और सपोर्ट के मतलब कस्टमर सर्विस के प्रोजेक्ट्स जो थे, जो मैक्सिमम लोगों को मिलते थे, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ओके। मतलब वो इतना सिंपल काम था कि उसे शायद कोई भी 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद कर सकता था। ओके। एंड ओके। डे इन डे आउट वही काम रिपीटेशन में चलता था। एंड तब मैंने सोचा कि तब मुझे एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि यहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा है, प्रमोशंस भी बहुत फास्ट हैं, और कि ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तब मैंने कहा कि सिंस मैं एक बार क्रैक कर चुका हूँ एग्ज़ाम, तो मुझे दोबारा से अटेम्प्ट लेना चाहिए। एंड तब मैं बैंकिंग एग्जाम्स के प्रति सीरियस होना शुरू किया मैंने। Okay, fair enough. So then you came to SBI PO and finally got selected. चलिए, यस। इन बातों को आगे भी करते रहेंगे, पर अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि बेसिक कंटेंट और बेसिक एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। पहले भी यही जी। था और आज भी है कि एग्जाम के 4 पार्ट हैं, बेसिकली मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, है ना? तो यहाँ पर बिल्कुल। सबकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो अलग अलग होगी, क्योंकि सबका जो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड है वो अलग है। मुझे बताइए, आप कितने अच्छे थे जनरली मैथमेटिक्स में? बिकॉज इट इज considered that being an engineer you get an edge on quant, but personally I do not relate with that. I have seen myself and most of my friends struggling a lot with the quant despite having engineering background. So what I एग्जैक्टली। personally perceive that if you are good in mathematics in general, doesn't matter if you are engineer or non-engineer, what matters is your ability to solve the questions logically, and same goes with the reasoning. राइट। So how do you rate yourself from the scale of 1 to 10, being pre-prepared for picking up the preparation of SBI PO or IBPS? ओके। सो जैसा कि आपने बताया, ये जो मिथ है कि इंजीनियर्स मैथ्स में अच्छे होते हैं, ये इतना जनरली एप्लीकेबल रूल नहीं है जितना इसको बनाया जाता है सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन या सोसाइटी में इन जनरल। क्योंकि हर किसी की मैथ्स सॉल्व करनी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग अलग लेवल का होता है। एंड चाहे वो इंजीनियर हो या कुछ भी हो, तो बेसिकली मेरी मैथ्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं कहूँगा कि 4 थी। Okay. 3.5 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर समहाउ मैथ्स मेरी बहुत वीक है। हालांकि मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं जल्दी समझ लेता हूँ चीज़ों को, लेकिन जब एग्जाम सिचुएशन में उसे अप्लाई करने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है, तो मुझे उन लॉन्ग मेथड्स की ज़्यादा आदत है रादर देन जो शॉर्ट ट्रिक्स काम आती हैं।
तो इसीलिए मेरी मैथ्स उतनी हेल्पफुल कभी नहीं रही मेरे एग्जाम्स में। और मैं शुरू से इस बात से अवेयर था। ओके जब मैं अपने मॉक्स देता था तो मुझे दिखता था कि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी उसके अराउंड मोल्ड की कि मुझे मैथ्स पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके। तो जिस बात को आप कह रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी ऐसे इंसान ने जिसने मॉक दे के रिव्यू किया होगा वो इस बात से रिलेट कर पाएगा कि आईबीपीएस में एक आध परसेंट क्वेश्चन को छोड़ दे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आपको आता ना हो। गिवन बिल्कुल, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। द ओनली बिल्कुल। चैलेंज या रादर ओनली चैलेंज विच एग्जाम पोजेस कि बॉस यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चन, select the ones whom you think that you can do एग्ज़ैक्टली, and do them, एग्ज़ैक्टली। you know विद justify your एक्यूरेसी। selection। ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट करने के बाद वहां फंस गए एंड क्रैक नहीं कर पाए। सो राइट, अल्टीमेटली राइट, मेरे राइट। हिसाब से जो बात निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि बॉस फटाफट देख लो, क्वेश्चन तो सारे आते हैं, जल्दी से देख लो कि कौन से हम इतने कम टाइम में कर पाएंगे, और जब उनको चुन लो तो उनको कर लो। खास करके ये चीज ज्यादा एप्लीकेबल होती है रीजनिंग के सेट्स में, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। डेफिनिटली। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इस बारे में ही पूरी की पूरी आईबीपीएस की प्रिपरेशन राउंड करती है कि इस स्ट्रेटजी को कैसे डेवलप करें। कैसे भवांशु आपने सिलेक्ट किया, कैसे गए आपके, आप टॉपिक वाइज गए कि यार मुझे ये 4 टॉपिक अच्छे आते हैं तो मैं यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा तो उसको नहीं छोड़ूंगा, या तो फिर आपने कुछ डिफिकल्टी लेवल या क्राइटेरिया सेट किया हुआ था कि इजी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, और डिफिकल्ट आएगा तो हुँ, मैं टच हुँ, नहीं हुँ। करूंगा, मॉडरेट आएगा तो मैं सोचूंगा, क्या किस तरीका सा मैट्रिक्स बनाया था। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा जनरल लेवल पे मैथ्स को सिर्फ ना लेते हुए चारों सब्जेक्ट्स को लेके मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे अप्रोच किया। हाँ मेरा अप्रोच ये रहता था कि जीके में जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं पहली नज़र में और जो आपको श्योर हो वो आप कर लो, ठीक हाँ है? उससे क्या होता है कि आप जीके से फ्री हो जाते हो। बिल्कुल। थोड़े बहुत डाउटफुल क्वेश्चन जो हैं जिसमें आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो या जो आपको उस वक़्त याद नहीं आ रहा उसे मार्क कर लो और जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब जीके से से आप बट फ्री अब हो जाओ। सेक्शनल टाइम लिमिट आ गई है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन हाँ, को हाँ, डेडिकेट कर सकते हो हाँ, दूसरे सेक्शन के जब साथ। राइट, राइट, तो राइट, राइट, राइट। पहले हाँ जब मैंने पहली बार आईबीपीएस एसबीआई दिया था तो उस टाइम ये सेक्शनल टाइम नहीं लिमिट्स था, नहीं थी, तो हाँ आप हाँ अब। स्ट्रैटेजी कर सकते थे। लेकिन अब की सिचुएशन ऐसी है, एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि अब हर सेक्शन का डिफरेंट टाइम होता है। हाँ आपको उस पीरियड में वो पर्टिकुलर सेक्शन करना ही है, चाहे उसे जल्दी कर लो या देर से कर लो। हाँ तो अगर आज के सिनेरियो में बात करें जो कि ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा, तो आप जीके में तो पूरा टाइम आपको मिलेगा पर टाइम बच ही मिलेगा। जाएगा, तो आप हाँ बेसिकली सोच के अपना पूरा टाइम दो। नेक्स्ट इंग्लिश में भी मोर और लेस आपको पूरा टाइम मिल जाता है, इतना लेंदी पेपर आईबीपीएस में तो अभी तक खैर नहीं आता। एसबीआई में मैंने सुना है कि बहुत लेंदी पेपर आ जाता है इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह बहुत लेंदी होते हैं। बट अभी तक आईबीपीएस में वो लेवल का पेपर आया नहीं है, बट आ सकता है। आईबीपीएस भी अपना लेवल बढ़ा रहा है फ्यूचर में, जैसे जैसे वैकेंसीज कम हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, आईबीपीएस भी सिलेक्शन क्राइटेरिया और टफ और स्ट्रिंजेंट करता जा रहा है। तो इंग्लिश भी आपका मोर और लेस सॉर्टेड होगा, वो बेसिकली आपका बैकग्राउंड कैसा है इंग्लिश में, आपकी कितनी प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करेगा। फिर आते हैं हमारे जो टॉपिक चल रहा है मैथ्स पे। मैथ्स में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले जो आपको पता है, जो मॉक्स देके या पढ़ के आपको समझ में आया कि ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वो वाले क्वेश्चंस ढूंढो। जैसे कि जब मैंने लास्ट टाइम आईयूपीएस दिया, फोर्थ टाइम जब दिया था मैंने, तो तब तक भी क्या कहते हैं उन्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते थे। हाँ और हो सकता है अब आगे भी आए या अब तो कम हो रहा है उनका वेटेज, बट वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप उन्हें ढूंढो और उन्हें कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस फ्री के मार्क्स बोले जाते थे उस टाइम। तो मैंने उसकी इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी और इतना शॉर्ट शॉर्ट मेथड्स डेवलप कर रखे थे कि मैं पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढता था पेपर में और मिलने के बाद कर लेता था। उसके बाद मेरे कुछ टॉपिक्स फिक्स थे जिनमें मैं अच्छा था, जैसे कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, हाँ ठीक है, जैसे कि सिंपल रेशियोज हो गया या मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ये क्वेश्चंस की कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो अगर आपने इनफ प्रैक्टिस किया तो आपको वो क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो आप पहले उन्हें अटैक करो और उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो आप डीआई के लंबे क्वेश्चंस या हालांकि मैं बताऊं कि डीआई भी बहुत स्कोरिंग है। डीआई में हम्म, मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियोज और परसेंटेजेस से होते हैं, जो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा पेपर, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि डीआई को अटैक कर दो, क्योंकि हम्म, अगर वो 10 मिनट आप डीआई को दोगे तो अगले 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हाँ तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत
हाई है उसमें, तो इसलिए डीआई को कर सकते हो। अगर डीआई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा डेटा मिसिंग है उसमें, तो उसको मत हाथ लगाओ, जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसको पढ़ो। तो बेसिकली इस तरह से सारा पेपर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि मैथ्स में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पता था मैं बाकी तीनों में कवर कर लूँगा। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो बहुत अच्छे हो, नहीं भी अच्छे हो तो कोई डरने की बात नहीं है, आप सिर्फ कट ऑफ पे फोकस करो। फोकस करो कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 7 या 8 सही कर दो, और इतना बहुत रहेगा। और सच बताऊं तो मैंने आईबीपीएस के मेंस में जो मैंने लास्ट टाइम दिया है, जो इस बार दिया है, उसमें मैथ्स में सिर्फ 7 क्वेश्चन किए थे, ओके। ओनली 7 आउट ऑफ 30, एंड 7 में से 6 सही थे, जो कि इनफ था, इनफ था, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कट ऑफ मेरे हिसाब से 4 नंबर थी। ओके, चलिए, ये हुई अपनी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट की बात। मुझे लगता बिल्कुल। है, या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आइडियली कितने मॉक, क्या कोई ऐसा आइडियल नंबर है कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले? देखिए, बहुत सारे लोग या बहुत सारे साइट्स पे ये आपको मिलेगा कि एग्जाम से पहले 20 मॉक देके जाओ या 30 मॉक देके जाओ, बट मेरे हिसाब से कोई आइडियल नंबर नहीं है, और कोई भी मॉक इनफ नहीं है। मॉक सिर्फ आपको देना है अपने माइंड को एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड रखने के लिए। तो बेसिकली मेरा जो स्टाइल था, आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप 4 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरा था कि मुझे हर 7 दिन पे एक मॉक देना है, बिल्कुल। 7 से 10 दिन में एक मॉक देना है, और उस एक मॉक को देखिए मुझे अगले 10 दिन तक भूल जाना है, भूल जाना फिर है। अगले 10 दिन में फिर एक मॉक देना है। मैं भी अब यहाँ चाहे पर, जितने भी मॉक्स हो जाए, जितने भी हाँ, मॉक्स हो जाए, चाहे 10 मॉक्स दूं या 5 मॉक्स दूं, फर्क नहीं पड़ता, बट हर 7 दिन पे अपने दिमाग को एग्जाम पैटर्न में ट्यून कर पे लेना है, डालते रहना है। बस। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मॉक्स देते हैं और रिपीटेडली उनका परफॉर्मेंस सेम रहता है। एक मॉक में भी 50 मार्क्स आए तो दूसरे में भी 52 आए, तीसरे में 48 आए, फिर 55। मॉक्स का जो मुझे एक लॉजिकल तरीका लगता है टू मेक मोस्ट आउट ऑफ देम, यू नो, डू द रिवर्स इंजीनियरिंग थिंग। नॉर्मली लोगों को एक क्रोनोलॉजी ऐसी लगती है कि सबसे पहले स्ट्रेटजी बना लो, उसके बाद पूरा सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद मॉक दे लो। मुझे लगता है कि इन तीनों में ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आ जाए, आप कंप्लीटली सिलेबस खत्म कर लो। तो मुझे लगता है कि तीनों को ना बहुत ज्यादा मिक्सअप करके रखना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट दिस इज द बेस्ट वे आउट। व्हाट यू कैन डू दैट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन रिवर्स इंजीनियरिंग। आज अगर आप प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो तो व्हाट यू शुड डू, एक मॉक दे लो या दो मॉक दे लो स्ट्रेट अहेड, ठीक है। दो मॉक देने के बाद अब आप स्ट्रेटजी वीडियोस देखो, क्योंकि नाउ यू हैव टू फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि बॉस ऐसा ऐसा था। एक मोटा मोटा क्या होता है, हम सबकी एक बेसिक एबिलिटी होती है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसको मॉक्स में या रियल एग्जाम में चेक किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े 2 मार्क लाए, कोई दूसरा व्यक्ति उसी एग्जाम में बिना पढ़े 5 लाए, कोई एग्जाम में 10 ले आए, क्योंकि बेसिक बिल्कुल। सिलेबस हम सबका पढ़ा हुआ है। कंसेप्ट किसी के बहुत ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, किसी के कम क्लियर हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अड़ियल होते हैं, जिनको लगता है कि क्वेश्चन 1 खत्म करने के बाद ही क्वेश्चन 2 पे जाना है। और इस बात को समझने में कि लीव द क्वेश्चन, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज हम हमारी इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि हम एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, दो बिल्कुल। छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, उसके बाद चौथा नहीं छूटता। वी फील बिल्कुल। स्टेगनेंट कि यार अब कैसे छोड़ दें इसको, हम सारे छोड़ते जा रहे हैं। बट लीव द क्वेश्चन एंड एंजॉय। इस बात को समझने में टाइम लगता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर सपोज टू डू ओनली 7-8 क्वेश्चंस। ओके, बिल्कुल। सो यू हैव टू लीव 15 क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट। तो ये समझने में किसको कितना टाइम लगता है। सो द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि यू नो, पिक अप अ मॉक, डू दैट मॉक, ओके। नाउ लिसन टू वन वीडियो, टू वीडियो, ट्राई टू चैनलाइज और स्ट्रेटजाइज योर ओन स्ट्रेटजी, और उसके बाद फिर कुछ सिलेबस पढ़ो और इसको इस तरीके से हफ्ते भर में मिक्स रखो। कुछ लोग क्या है कि स्ट्रेटजी बनाने में, मोटिवेशन लेने में, वीडियोस देखने में इतना टाइम लगा बहुत देते टाइम हैं, वेस्ट करते हैं। यू नो। बिल्कुल। अल्टीमेटली लाइफ में एक चीज याद रखनी है कि भगवान ने नंबर ऑफ ईयर्स जीने के लिए फिक्स करके भेजे हैं। दिन भर में आपके पास घंटे 24 ही है, हफ्ते में दिन 7 ही है। तो अपनी एंटरटेनमेंट टाइम को, अपने मोटिवेशन टाइम को सबको लिमिट करना है।
मेक श्योर लिमिट कि करना है। अगर आप यूट्यूब पे कोई स्ट्रेटजी का वीडियो देख रहे हो तो उसको देखने के बाद जो ऑटो स्टार्ट में अगला वीडियो शुरू हो रहा है, यू डू नॉट रैंडमली गो विद द फ्लो। ये नीचे जो 4 सजेशंस आ रहे हैं उनको उन पर क्लिक नहीं करके चले जाना है। बिकॉज बिल्कुल यूट्यूब, आप पूरे साल भर भी यूट्यूब देखोगे या शायद अगले 10 साल भी यूट्यूब देखोगे तो वहां पर स्ट्रेटजी का इतना मटेरियल है ना, दैट यू एंड अप कंज्यूमिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पर मैं जो बात कह बिल्कुल रहा था, मैं 2 पॉइंट ही कहना चाहता हूँ। दैट नेवर फॉलो द क्रोनोलॉजी, कि भाई पहले पूरी स्टडी एक साथ बनाएंगे फिर पूरा सिलेबस खत्म करेंगे एंड देन गो फॉर द मॉक। नो, बिल्कुल बिल्कुल, मिक्स देम फर्स्ट। सब कुछ साथ चलना सेकेंडली, चाहिए, राइट। एक बहुत फेमस कहावत है दैट यू विल नेवर हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ इन्फॉर्म जजमेंट या मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। ट्रू। तो एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसी बनानी है, ये हर दिन के साथ चेंज हो सकती है। आज की तारीख में बिल्कुल आप परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो यू नो गो विद दैट थिंग। एक जो दिमाग में कंफ्यूजन होता है वो बहुत लॉजिकल, बहुत जनरल, बहुत नेचुरल है। डोंट वरी। इस पे मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं एंड फिर उसे फॉलो करने में इतने रिजिड हो जाते हैं कि वो प्रेशर बना लेते हैं। तो ऐसा मत करो। हर हफ्ते अपनी स्ट्रैटेजी को देखो। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हो तो उसे कम करो या ज़्यादा करो या उसे चेंज कर लो। जो आप कर पा रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से करो, क्योंकि हो सकता है आप जॉब भी कर रहे हो साथ साथ, तो बिल्कुल आपने शुरू में जो सोचा हो वो एक्चुअल में आपसे नहीं हो पा रहा हो। नहीं हो तो पा इतना रहा। रिजिड मत, घबराओ मत कि अब नहीं हो पाएगा हमसे। हम्म। स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, कोई बुराई नहीं है। लास्ट डे तक लोग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। अब तो आपको ये यहाँ सोच के पर, स्ट्रैटेजी हर हफ्ते ये सोचना है कि अब कितना टाइम बचा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस। तो आप इसको और हम कह रहे थे। कहते हैं रिव्यू करना। कि जब हम यू नो एक हफ्ते पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो स्ट्रेटजी का मतलब, आप मेरे हिसाब से जितने भी वीडियोस देखोगे आपको एक ही बात समझ में आएगी कि स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट गोइंग फॉरवर्ड। I just wanted to add one point that strategy is about simply not going forward, but to stop, take a pause, look back, analyze yourself कि बॉस एग्जैक्टली। एक हफ्ते पहले इतना इतना सोचा था, क्या उतना हम पढ़ पाए? अगर जवाब आता है ना तो कोई बुरी बात नहीं है। इट इज नॉट दैट यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। बिल्कुल ओके, नो बडी सपोज टू डू 100%। जस्ट फाइन ट्यून योर सेल्फ विद दैट। लाइफ में हमारी जो मोटिवेशन है वो सबसे ज्यादा खुद से आती है। अगर हमने डिसाइड किया है कि हम 1 घंटे पढ़ेंगे और अगर हम 1 घंटे पढ़ लेते हैं तो वी आर हैप्पी, रादर देन थिंकिंग ऑफ स्टडिंग फॉर 10 आवर्स एंड गेट एंडेड अप डूइंग नथिंग अगेन, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन पाइल अप होते एग्जैक्टली। जाएगा, दैट वुड लीड यू टू डिप्रेशन। ओके, सो स्ट्रेटजी इज नॉट अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, स्ट्रेटजी इज अबाउट लुकिंग बैक। अपने आप को एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी से कंपेयर करना है कि यार मैंने तो ये लिखा था कागज पे पर मैंने ये किया। ठीक है, तो ट्राई टू एनालाइज कि कितना परसेंट अचीव किया। इफ इट इज मोर देन 65%, 75%, आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू किल दिस एग्जाम। ओके, बिकॉज 70% एफिशिएंसी इज मोर देन इनफ। ओके, तो इतना जब आपने कर लिया, करने के बाद टेक अ ब्रेक। अपने आप को कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में, एक हफ्ते में, एक दिन का या आधे दिन का मी टाइम रखना है जहां पर सिर्फ आप इंजॉय करो। क्योंकि होता यह है कि जब आप अपने आप पे बहुत ज्यादा बल्क कर देते हो, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि भाई स्टडी का टाइम है, प्रिपरेशन का जो टाइम है तो 1 साल या 2 साल अपने आप को कमरे में बंद करना है, किताबों से ढक लेना है, रिश्तेदारों से नहीं मिलना, शादी में नहीं आना, मूवी नहीं देखनी। लेकिन असल जिंदगी में हम क्या करते हैं, दिन के 4 घंटे हम यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखने में खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। बिल्कुल एक क्रेव आउट द लेजर टाइम। जब मन कर रहा है मूवी देखने का तो यू नो दैट संडे आफ्टरनून या संडे इवनिंग इज ईयर मार्क फॉर दैट थिंग। तो स्ट्रेटजी बनाने का मतलब यह है कि आपको 1 साल की स्टडी कभी नहीं बनानी, एक हफ्ते की, 15 दिन की बनानी है। और बनाते समय याद रखना है कि आपने पास्ट में कैसे किया है, क्योंकि ओवरनाइट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज फॉर श्योर। इफ यू हैव नॉट स्टडीड अ लॉट ड्यूरिंग योर होल लाइफ, you cannot concentrate for long hours or you cannot study for 18 hours a day. That is the fact, and you need not to. This exam is not an IAS examination. This is a simple examination meant for mediocres. Okay, so that's it from my side. Mamanshu, I want your final words ताकि हम आज की वीडियो को जल्दी से समाप्त कर सकें और आने वाले वीडियोस के लिए दर्शकों को ये बता सके कि वहां पर हम क्या कवर करेंगे। सो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली आपको इस एग्ज़ाम
कि प्रिपरेशन में इतना नहीं खो जाना है कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम में फेल हो गए तो आप छोड़ दो प्रिपरेशन। हाँ हाँ ये वही करता है जो बहुत ज़्यादा इस प्रिपरेशन में घुस चुका होता है। तो जैसा ही गुंजन ने बताया कि अपने आप को लीजर टाइम दो, ब्रेक दो, एक बैलेंस बना के चलो, क्योंकि ज़िंदगी भी एक ही बार है। हाँ। अगर आप पूरा टाइम प्रिपरेशन में निकालोगे और नहीं निकलेगा तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। हम्म तो साथ-साथ लेके चलो सब कुछ, एक टाइम टेबल बनाओ, थोड़ा-सा डिसिप्लिन मुश्किल होता है बट मेंटेन करके चलो, हम्म ताकि आप अ, इतना प्रेशर में ना आ जाओ कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप छोड़ दो। तो हम्म। बेसिकली फेलियर हैंडल करना, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम पहली बार में नहीं निकला था। मैंने भी एसबीआई में पहली बार में फेलियर ही देखा था। बट क्योंकि मैं रिलैक्स था, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी खुद से, तो मैं कंटिन्यू कर पाया प्रिपरेशन को। इसलिए एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई मत कर लेना, बस बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसको परसिवियर करना। अगर आपको वर्थ लगता है तो आप इसको एक फेलियर के बाद छोड़ मत देना, क्योंकि याद रखना आपकी प्रिपरेशन आधी हो चुकी होगी डिस्पाइट दैट फेलियर। हम्म। आपको शुरू से स्टार्ट नहीं करना है, आपको बीच से स्टार्ट करना है, तो आप बहुत लोगों क्या से पता आगे हो। आधी हो गई हो, 70% हो गई हो, 90% हो गई हो। आपको नहीं पता नहीं एग्जैक्टली पता। आपको नहीं पता कितनी हो चुकी है, हो सकता है आप जरा सी रह गई हो। तो अगर आप कंटिन्यू करोगे उसको तो हो सकता है आप नेक्स्ट एग्जाम टॉप ही कर जाओ, आपको नहीं पता। तो बेसिकली एक एग्जाम एक अटेम्प्ट के बाद ये मत सोचना कि ये मेरे बस की नहीं है, चाहे वो कितना भी खराब एग्जाम, हम्म। इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि दैट इज वाई ये एग्जाम 4 अटेम्प्ट देता है। बिल्कुल। अगर ऐसा, तो बेसिकली कंटिन्यूस प्रिपरेशन ही मेरी स्ट्रैटेजी है, एंड दैट इज द की टू सक्सेस मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है एवरीवन, इट्स लेट इन द नाइट, आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय। फिर मिलेंगे। पिछले वीडियोस में हमने जनरल बैंकिंग लाइफ और बाकी एस्पेक्ट्स की बात की थी। ये वीडियो हमने कवर किया जिसमें हमने ज़्यादा बात की है स्ट्रेटजी और एग्ज़ाम को सेंट्रिक रखते हुए। एग्जाम्स का आने वाले बिल्कुल। वीडियोस में भी हम एग्ज़ाम सेंट्रिक बात ही करेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशंस की कुछ बातें करेंगे। उसके बाद हम बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसने के बाद जो चैलेंजेस हमको फील होते हैं, एकेडमिकली बात करें तो जेआईबी और सीआईबी जैसे एग्जामिनेशंस और दूसरे कई तरह के सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस की अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है, हम उनकी डिटेल्ड बात करेंगे। और बहुत सारी बातें होती हैं बैंक में, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, इन सब के बारे में आपको विस्तार में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। और गुंजन जी, आप एक चीज़ और आप इन्हें ये भी बता दीजिए कि कैसे हम जेआईबी और सीआईबी के कोर्सेज के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियोस ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैंक में जाने के बाद इन एग्जाम के बारे में पता चलता है, तब तक वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते। अगर इन्हें पहले से ही पता होगा कि इन्हें बैंक में जाने के बाद क्या करना है, हाँ तो हाँ। उसके लिए भी हम इनकी हेल्प के लिए वीडियोस बना रहे हैं, उनके बारे में भी अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो। जेआईबी और सीआईबी का जो करवाने का मेन पर्पस है वो ये है कि अनलाइक अदर एग्जामिनेशंस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक में कोई भी जा सकता है। कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई बीए हो सकता है, कोई बीकॉम हो सकता है, कोई यू नो आर्किटेक्ट हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है। अब लेकिन बैंक में आने के बाद तो एक स्पेसिफिक काम करना पड़ता है, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, ज्यादातर लोग उनसे अनभिज्ञ होते हैं। तो इसलिए बैंक ने कुछ कोर्सेज को कंपलसरी तो नहीं किया है, पर इंसेंटिवाइज किया है कि अगर आप उन कोर्सेज को कर लेते हैं कंप्लीट तो आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो पहला कोर्स होता है वो जूनियर एसोसिएट सर्टिफाइड का होता है, जिसको जेआईबी बोलते हैं। बेसिक बेसिक चीजें होती है इसमें बहुत, जो बेसिक अकाउंटिंग का एक पेपर होता है इसमें। इसमें बेसिक लीगल प्रैक्टिसेस का एक पेपर होता है कि बैंक में आने के बाद किस तरह की लीगल एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। और जनरल प्रैक्टिसेस की बात होती है जो पहला पेपर होता है इसका। बहुत बेसिक है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती इसके लिए। अगर आप बीकॉम है या एमबीए है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि जो पहला पेपर है इसका जनरल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग और आखिरी पेपर है लीगल, वो तो बहुत सिंपल है। आप 6 महीने बैंक में काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या क्या है इसमें। अकाउंटिंग जरूर थोड़ा सा बुकिश हो जाता है, तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट वगैरह पढ़नी पड़ती है, तो इनकेस यू आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट लगता है। मेन बात आती है फिर सीआईबी में। सीआईबी भी इसका ही एक रूप है, थोड़ा सा बड़ा रूप है। यहाँ पर जो बातें आती हैं वो थोड़ी सी मुश्किल इसलिए लगती हैं क्योंकि इवन बैंक में रहते हुए भी आप उनसे प्रैक्टिकली एक्सपोज नहीं होते। जैसे एक पेपर आएगा आपका बीएफएम, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब आप में से बहुत से लोगों ने अर्शद मेहता की सीरीज देखी होगी, जहां आपको पता चल गया होगा कि ट्रेजरी क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती हैं। लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इसकी पढ़ाई है,
वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, इट्स ऑल गीक एंड लैटिन। तो आप बैंक में काम करूँ जरूर कर रहे हैं, पर आपको वो पढ़ना ही पड़ता है, और कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं होते। बैंक में काम करने वाले शायद 0.01% लोग हैं जो ट्रेजरी में काम करते हैं, बाकी लोगों को कोई वास्ता नहीं पड़ता। इसी तरह इसमें एक जो BFM की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और पार्ट जो आता है वो आता है आपका फॉरेक्स मैनेजमेंट। अब फॉरेक्स मैनेजमेंट भी बैंक्स, सारे बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, लेकिन अगेन बहुत कम लोग हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, बाकी लोगों को फॉरेन एक्सचेंज से कोई वास्ता नहीं है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, जैसे हम, आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि बैंकों में NPAs की और दूसरी समस्याएं होती हैं, ठीक है। क्रेडिट, मार्केटिंग और ऑपरेशनल रिस्क बैंक इन्वॉल्व होते हैं, तो इन रिस्क को मिटिगेट किया जाता है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो JIB के सॉरी CIB में है, जो हमको पढ़नी पड़ेंगी, और इसके लिए हम एक कंप्लीट वीडियो कोर्स लेके आएंगे जो बहुत इजी और लिसटिव भाषा में होगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हिमांशु। तो जैसा कि गुंजन ने बताया, ये 2 तो मेन कोर्स होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शनल काफी कोर्स सारे हैं कोर्सेज जो होते हैं। जो हाँ हाँ। IIBF देता है। हम्म। बट उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। मेन तो ये 2 कोर्स हैं जिनकी हम वीडियो सीरीज ला रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि 95% ऑफ यू पीपल विल ट्राई एंड क्लियर दीज एग्जाम्स, क्योंकि कर लेना चाहिए, इंक्रीमेंट मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे। वो नहीं तो लेंगे। बैंक इन 2 कोर्सेज को इंसेंटिवाइज करता है। तो आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों की बातें करेंगे। तो आई ओके। गेस इस सेशन को अब यहाँ ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।